चलिए आज हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52 से 58। तो अभी तक हमने भाग 4 तक पढ़ा था। यदि हम बात करें अनुच्छेद की तो 1 से 4 तक हमने पढ़े थे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद 5 से 11 में आता है आपका नागरिकता। 12 से 35 तक आता है आपके मौलिक अधिकार। 36 से 51 तक आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप ध्यान रखेंगे तो बड़ा आसान होगा। यानी अब जब आगे का क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक बार पीछे का बेसिक सा रिवाइज कर लेना है कि किन किन में क्या क्या चीज़ रखी गई है। फिर यदि आप थोड़ा सा उसमें डिटेल जाएं तो आप ये थोड़ा सा सोचें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें किस अनुच्छेद से कहाँ तक वो स्टार्ट हो रहे हैं और किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार रखा है। यदि इस प्रकार से आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन अभी हम पूरा कंप्लीट इसको नहीं करने वाले। अभी हम राष्ट्रपति और इसमें जो अनुच्छेद हमने दे रखे हैं 52 से 73, तो अभी हम 52 से 73, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अनुच्छेद हैं, तो अभी हम 52 से स्टार्ट कर रहे हैं और 58 तक जाने वाले हैं। यानी 58 तक का ही हमने आज का वीडियो लेक्चर इसमें रखा है। तो आइए समझते हैं भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 52 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 52 और उसका विवरण है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होगा और क्या प्रणाली है उसको हम समझें। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होंगे। यानी प्रमुख कौन है हमारे, वो है राष्ट्रपति। यानी जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 जस्ट हम आगे पढ़ेंगे। कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका कार्यप्रणाली। तो उसमें ऐसे तो राष्ट्रपति को कई कार्य या कई अधिकार है, उनका कई क्षेत्र है, लेकिन 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। साथ ही सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने, साथ ही युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के को निहित है, यानी उनके पास प्राप्त है। आपने देखा होगा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। यानी उद्बोधन किनका था, प्रधानमंत्री का, और नाम किनका लिया गया था, राष्ट्रपति का। यानी जितने भी इस प्रकार की कार्यप्रणाली कार्यवाहक प्रणाली होती है वो राष्ट्रपति के नाम से कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो अगला है वह देश के प्रथम नागरिक। ठीक है, कौन है प्रथम नागरिक, तो राष्ट्रपति है, महामहिम। अभी हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं और 25 जुलाई 2017 से ये पद पर विद्यमान है। आगे दे रखा, राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किया जाता है। और इसीलिए हम अपने राष्ट्रपति को बोलते हैं नाम मात्र की कार्यप्रणाली। यानी मुख्य प्रणाली किसके पास है, कार्यप्रणाली, वो है मंत्रिपरिषद के पास में। यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, यानी मूल अधिकार मंत्रिपरिषद को और नाम मात्र के अधिकार राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र हिल क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम है रायसीना हिल। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, जिसकी कोई सीमा तय नहीं है। जितनी बार वो चुनाव लड़ेंगे उतनी बार पद पर बने रहेंगे। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही इस पद पर 2 बार उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, बाकी सभी का एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है। बाकी जितनी बार चाहें उतनी बार तक
पद पर यानी उसके लिए पात्र होंगे, यानी चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति। अगला है संघ की कार्यपालिक शक्ति, जिसकी हमने बात की थी आर्टिकल 53। तो वो अब ऐसे राष्ट्रपति की शक्तियां कई हैं, देखिए कार्यपालिका शक्ति उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है? तो कार्यपालिक शक्तियां हैं, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, इसके साथ न्यायिक शक्तियां भी है। किसी को क्षमादान देने की बात आती है तो वो भी राष्ट्रपति में निहित है। ये भी हम सभी के बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी हम कार्यकारी शक्तियों की बात करें। कार्यकारी शक्ति का आपको आर्टिकल नंबर भी ध्यान रखना है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है 53 के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 52 आपको बताता है। ठीक है, कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और इनके डिटेल के अंतर्गत जाएंगे तो काफी कुछ राष्ट्रपति के पास शक्तियां उपलब्ध है। तो कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है वो हम समझें। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो स्वयं अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसके अधीनस्थ वो कर सकते हैं। अगला क्या कहता है? पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। पूर्वगामी ने पहले से निर्धारित बंधे हुए या सुनियोजित तरीके से संबंध या संयोग की बात करें तो उसके आधार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च देश राष्ट्रपति में ही निहित होता है और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। यानी विधि में जो निर्धारित है, विधि यानी हमारा संविधान, उसमें नियमित उसके अनुसार ये कर सकते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट, इस अनुच्छेद के अंतर्गत दो ऑप्शन और रखे गए, क और ख। किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएंगी, उनको अदृश्य नहीं कर सकते या छिपा नहीं सकते उन कार्य प्रणाली को, तो वो नहीं समझी जाएगी। दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के माध्यम से ही वो कर सकते हैं, संसद उसके बिना किसी अन्य प्राधिकारी के आधार पर ये कार्य नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के द्वारा ही या राष्ट्रपति के नाम से ही वो कार्य प्रणाली चलेगी। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के अंतर्गत दिया गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे, जिसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी, जितने भी राज्य हैं और उनके विधानसभाओं के जितने सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भागीदार होंगे। इसके अलावा इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी को भी संघ क्षेत्र के अंतर्गत यानी राष्ट्रपति निर्वाचन में इंक्लूड किया गया है। यानी इनके सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं। ये है आपका आर्टिकल नंबर 54। 55 क्या कहता है? 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति है, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मान में एक रूपता होगी। जो भी प्रतिनिधित्व है वो एक रूपता से चयन करेंगे। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ की समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में मत देने का हकदार है। यानी विधानसभा के प्रत्येक सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं। संसद तो डाल ही सकती है, संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी संविधान निर्माताओं के कुछ सदस्य का कहना था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। कुछ का कहना था कि अप्रत्यक्ष में होना चाहिए। तो
अप्रत्यक्ष प्रणाली को सर्वोपरि माना गया, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के लिए समान भाव रखता है और पूरे राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए वहां पर जो है कि द्विभाव की बात नहीं आती है। यदि एक राज्य में जो लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में किसी अन्य की सरकार है, जैसे लोकसभा में इस समय बीजेपी का बहुमत है और किसी अन्य राज्य में कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है या अन्य किसी का है, अब यदि प्रत्यक्ष प्रणाली या सदन के द्वारा चुन करके आते तो संसद में जिसका बहुमत होता उसी का राष्ट्रपति होता, यानी जिसका बहुमत है उसका प्रधानमंत्री और जिसका बहुमत है उसी का राष्ट्रपति। तो राज्यों के साथ वैमनस्य स्थापित होता, एक रूपता नहीं आती। चूंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के लिए होता है और समान भाव निरूपित करता, निर्धारित करता है, इसीलिए संसद द्वारा चुनकर के ना करके अप्रत्याशित रूप से संसद और राज्यों के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इस प्रणाली को सर्वोपरि इसमें माना गया। साथ ही साथ प्रायोरिटी के क्रम में आगे दे भी रखा, देखिए संक्रमणी मत द्वारा होगा। संक्रमण यानी उसका क्रम निर्धारित होगा। जो सदस्य राष्ट्रपति का चयन करते हैं वो राष्ट्रपति, माना कि दो खड़े हुए राष्ट्रपति पद के लिए, अब दोनों को प्रायोरिटी, दोनों में से आपको ये बताना है कि आप फर्स्ट किसको देना चाहते हो, सेकंड किसे देना चाहते हैं। यदि दो से अधिक हैं, तीन है या चार हैं, तो आप उनकी प्रायोरिटी निर्धारित करें कि चौथे नंबर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, फिर आप सेकंड नंबर को सेकंड प्रायोरिटी देना चाहते हैं, फिर थर्ड वाले को या फोर्थ वाले को थर्ड पर और थर्ड वाले को फोर्थ पर रखना चाहते हैं। तो ऐसी प्रायोरिटी इसमें देना होती है, इसलिए संक्रमणीय मत का प्रयोग इसमें होता है। जबकि हम प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होती है या जनता जो चुनाव करती है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है कि वोटर या तो मतपत्र द्वारा या मशीन द्वारा होता है, तो उसमें हम जो बटन है उसको एक ही बटन को दबाते हैं। हम वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी निर्धारित नहीं करते हैं कि हम इसको फर्स्ट में देखना चाहते हैं, सेकंड को इसको देखना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार का संक्रमणी मत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। एक रेशियो निकाला जाता है, राज्य की कुल संख्या, वहां के विधायकों की संख्या, उसका अनुपात एक निकाला जाएगा, संसद के सदस्य, उसके बेस पर चुनाव राष्ट्रपति का होता है। वो भी एक लंबी प्रोसेस है जिसके माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रपति का चयन होता है, उनका अनुपात कैसे निकाला जाता है, 1000 का आकर के इस प्रकार की प्रणाली है। उसको भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो में हमें समझना होगा, तब जाकर के पूरी कार्यप्रणाली समझ में आएगी। लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है या निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। कौन करते हैं, तो संसद के दोनों सदन के सदस्य, इसके साथ दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही प्रत्येक राज्य के राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति की पद की अवधि, तो पद की अवधि 5 साल है, 5 वर्ष के लिए ये पद पर बने रहते हैं। परंतु दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंप सकता है स्वैच्छिक इच्छा से, उस पर अपने हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। साथ ही लेखन यानी लेटर होगा, त्याग पत्र होगा, उसके माध्यम से वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में उपबंधित रीति से, यानी उसमें निर्धारित किया गया महाभियोग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर चाहे तो संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटा सकती है। अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक इस प्रकार की महाभियोग प्रणाली नहीं चलाई गई है, किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है, तो
पूर्व निर्वाचन में यदि एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो दूसरे के लिए भी पात्र होंगे, लेकिन उसके लिए वही चुनाव प्रक्रिया होगी, चुनाव में उनको वोट मिलेंगे, और यदि संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों ने उनको चुना है तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके लिए अमेरिका जैसा प्रावधान नहीं है कि 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के लिए वो पात्र नहीं होंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार वह निर्वाचित हो सकते हैं, यानी पुनः निर्वाचित के लिए वो पात्र हैं। लेकिन एक और बात इसमें की गई कि संविधान के अन्य उपबंधों, तो उसमें बहुत सारे कुछ नियम भी हैं, इस प्रकार के कोई कृत्य नहीं हो या अमान्य नहीं हो, वो राष्ट्रपति पद के लिए जो अहर्ता रखते हैं उसमें परिपूर्ण होना चाहिए। यदि उस बीच में कहीं ऐसा बनता है तो वो पुनः निर्वाचन में नहीं आते। तो यहाँ उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः पात्र होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 58, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता क्या क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, एक तो क्या है, भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, इससे कम वाले आयु के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। अगला है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर हो, वो भी है, यानी लोकसभा सदस्य निर्वाचन के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो भी उसमें होना चाहिए। कोई व्यक्ति, उसके भी नियम से हैं, यानी वो कोई ये इस प्रकार का नियम, पागल नहीं हो या कोई इस प्रकार की मानसिक स्थिति से विक्षिप्त नहीं हो, साथ ही भारत का नागरिक वो भी होना चाहिए, कहीं दो देश की नागरिकता उसने नहीं रखी हो, ये सारे नियम लोकसभा के सदस्य के लिए होते हैं, तो वो भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य के अधीन अथवा उक्त सरकार में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं है। यानी लाभ के यदि पद पर है तो वो राष्ट्रपति के लिए नहीं है, अर्हता नहीं है उसकी, तो उसके लिए उसको पहले उस पद से त्याग पत्र देना होगा, इसके बाद वो निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पर एक नोट भी दे रखा है, वो है कि कोई भी राज्य का राज्यपाल या खुद राष्ट्रपति जो पहले से हैं या उपराष्ट्रपति या कोई राज्य मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। हाँ, ये है कि वो योग्य है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले उसे उस पद से त्यागपत्र देना होगा और इसके बाद वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो रुकावट नहीं बनेगी राष्ट्रपति पद के लिए। तो आज की क्लासेस में हमने पढ़े अनुच्छेद नंबर 52 से 58 तक की, आगे के अनुच्छेद हम अगली क्लासेस में देखेंगे। हम यहाँ पर अनुच्छेद नंबर जैसे 58 तक पढ़ा, इस बीच में हमारे जैसे विधायी कार्यप्रणाली आई या अन्य किसी अनुच्छेद का जिक्र आता है तो हम बेसिक उसका ले लेते हैं, बाकी हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, सिक्वेंशियल चल रहे हैं, जिससे हम अनुच्छेद के नंबर के आधार पर ही उनको याद रख सकें, तो थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा कठिन काम है किस अनुच्छेद में क्या चीज़ रखी गई है उसको याद रखना। इसके लिए आप इसको रिपीट करें, रिवीजन करें, एक या दो बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा, हमने आपको कहा कि जैसे हमने सबसे पहले स्टार्ट करते समय बताया कि 1 से 4 में क्या रखा गया, फिर 5 से 11 में क्या रखा, इस प्रकार से आप थोड़ा सा उसका रिवाइज अवश्य कर लें, माइंड में एक बार थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, आसानी से याद हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। और आप जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो समस्या यही आती है कि अनुच्छेद को कैसे याद रखें, किस अनुच्छेद में क्या रखा गया है। तो यदि आप रेगुलर एक के बाद एक वीडियो वॉच करते हैं और थोड़ा सा उनका रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आसानी से राज्य व्यवस्था, कार्यप्रणाली, संविधान और उसके अनुच्छेद आपको समझ में आ जाए। चलिए, इसी आशा उम्मीद के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे अगले वीडियो और आगे
वाले अनुच्छेद के अंदर को लेकर के।